सवाल है ना, इस सिम के प्रकार का नाम बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं सिम का प्रकार, है ना। ये देख रहे हैं ना, लेप ज्वाइंट डबल सिम, या ग्रुवेट सिम, डबल ग्रुवेट सिम, है ना, लेप सिम। लेप ज्वाइंटो कभी कभी सुने होंगे, वेल्डर वाला लोग बोलता है। अपना लोग फीटर वाले को ना, सॉफ्ट ट्रेड से संबंधित आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन वाला भी कुछ पार्ट है ना, इसीलिए घबराइए मत। आपको हम पक्का बता रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है आईटीआई में। आप ध्यान से एक बार बुक पढ़ लीजिए, है ना, थ्योरी लेकर के, थ्योरी का बुक आप पढ़ लीजिए उसको आसानी से। कहीं कुछ वो दम मिलेगा नहीं आपको, हम गारंटी बताते हैं। थ्योरी का बुक अगर पढ़ लेते हैं ये सब समझ में आ जाएगा, है ना। कभी कभी अगर डायरेक्ट आप एमसीक्यू पे आ जाते हैं, जैसे लेप है, लेप ज्वाइंट है, क्या होता है लेप ज्वाइंट, है ना, इसको थोड़ा सा हम तो फिर पढ़ा ही देते हैं। अभी जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा देते हैं हम, लगभग सभी ऑप्शन को हम बारी बारी से बता देते हैं। लेकिन थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो जो याद रहेगा ना, उसका वैलिडिटी कुछ दिन तक रहेगा, है ना। और अभी तो केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए आप कर रहे हैं तो अलग सी बात है। बाकी हमारा प्रयास है हम कंसेप्ट को भी आपको क्लियर करवाने का, कुछ दिन याद रहे आपका। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है भाई लोग, है ना। अब फोकस करिए थोड़ा सा पढ़ाई पे, देखिए ना वीडियो, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, मेरा प्रयास है। अब देख लीजिए, इसमें जो आपको पूछ रहा था इस सिम का नाम क्या है, तो इस वाले देख लीजिए, ये लेप सिम जिसको बोलते हैं, लेप ज्वाइंट, है ना, लेप ज्वाइंट जो बोलते हैं, ठीक है। उसको अब यही देख लीजिए, ये वाले फिगर में है ना, एक यहाँ पे है ये चादर, है ना, एक चादर इस पे चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अधिक बढ़ा हुआ है ना, इसके अंदर तक आया हुआ है। आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं, एक आपका ये जो सीट है ऊपर है, और ये एक ऊपर से जो आया हुआ सीट वो अंदर की ओर आया हुआ है, मतलब चढ़ा हुआ, आप समझ जाइए, एक चादर दूसरे चादर पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी वाले प्रोसेस को जो है ना कहते हैं लेप ज्वाइंट। सीधी सी बात है, फिगर में दिखा करके पूछ रहा था यही वाला पार्ट को, ये कौन सा ज्वाइंट है, कौन सा सीम है, क्या कहते हैं। कुछ वो है थोड़े ये सब में हो, हमको कुछ वो नहीं लग रहा है ये सब में। आप पढ़िए ना आसानी से, देखिए ना मेरा वीडियो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो यही वाला जो डबल ये चढ़ा हुआ है चादर, है ना, सीट जो चढ़ा हुआ है एक दूसरे पे, इसी के बारे में पूछ रहा है ये कौन सा सिम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेप सिम, है ना। लेप ज्वाइंट भी कह सकते हैं या लेप सिम कह दीजिए, कुछ हो नहीं है, सब फालतू बकवास है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए, है ना, किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन, मतलब छुपा हुआ चीज़, है ना, कोई ऐसा पार्ट को छुपाने के लिए हम रिवेट से संबंधित पिछला कई वीडियो में हम बताए हुए हैं, है ना। स्नैप हेड रिवेट, है ना, काउंटर सैंक रिवेट, है ना, इस टाइप का पेन हेड रिवेट, सभी का बाय फिगर आपको उसके पार्ट्स के बारे में कहाँ किसका उपयोग किया जाता है सभी हम कई वीडियो में बताएं। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो हम बताए हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ जो का प्रक्षेपण से मतलब छुपाने के लिए, कहीं पे अपना लोग रिवेटिंग करते हैं दो चादर को जोड़ने के लिए, उसका हेड को छुपाने के लिए, है ना, कौन सा रिवेट का उपयोग किया जाता है, यही आपका सवाल है। ठीक है ना, प्रक्षेपण मतलब वही समझ जाइए, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा यही वाला, काउंटर संक हेड रिवेट। काउंटर संक हेड रिवेट जो है ना इस प्रकार का होता है, आप देख लीजिएगा ना, हमारा जो है ना पिछला वाला वीडियो में टोटल रिवेट के बारे में बताए हुए थे। तब ये वाला जो पार्ट है ना छुप जाता है उस धातु चादर में, है ना, छुपाने के लिए, पता नहीं चले यहाँ रिवेटिंग हुआ है कि नहीं, उस काम के लिए अपना लोग काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। अब यहाँ एगो बात है क्या, बंकिंग कुछ वो है नहीं, सब फालतू बात है, सुन लीजिए आप।
एक बात अभी हम बताए हुए थे आप लोगों को इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, जैसे एक किनारा है ना, रिवेट अगर इसका किनारा के सटली अगर ठोक दीजिएगा तो कोई मतलब थोड़े है, इसका कोई न कोई एक दूरी सुनिश्चित है कि कितना दूरी पर हमको रिवेटिंग करना है, किनारे से कितना दूरी पे रिवेटिंग अपना लोग को कोई भी सीट पे करना है, वो फिक्स है जो अपना लोग जानते हैं, है ना। 2D है ना, ये मतलब डी जो होता है वो जो रिवेट का व्यास होता है, रिवेट का जितना व्यास रहेगा गुना 2 कर दीजिएगा, जितना आपका निकलेगा mm गुना होने के बाद, तो वहाँ से वहाँ तक उतना mm छोड़ करके किनारा से तो आप रिवेटिंग करते हैं, वो तो बात था दूसरा। ठीक है, रिवेटिंग के लिए अपना लोग किनारे से कितना दूरी पर रिवेट का उपयोग करते हैं, रिवेटिंग करते हैं, वो वाला बात था। अब यहाँ है बंकिंग से बचने के लिए, तो बंकिंग मतलब क्या होता है वो समझ जाइए आप, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब ये चादर है ना, हमारा सीट है, इस पे अपना लोग रिवेटिंग कर दिए, एक रिवेट यहाँ डाल दिए, एक रिवेट यहाँ डालना है। इसका जो है ना दूरी अधिक अगर हम दे देते हैं, कम दीजिएगा तो कोई मतलब है नहीं, फिर तो नुकसान भी है और फिर फ़ायदा भी नहीं है। अधिक अगर दूरी यहाँ पे दे देते हैं रिवेट से, इसका भी कुछ ना कुछ भैया एक वैल्यू है ना, जैसे किनारे से हमको कितना दूर पे रिवेटिंग करना है चादर का, तो 2D होता है उसका, है ना। अब इस रिवेट से इस रिवेट तक का बीच का दूरी जो है ना कुछ इसका भी वैल्यू दिया हुआ कि कितना दूरी पे अपना लोग रिवेटिंग करेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो है ना, यह इस रिवेट से इस रिवेट तक का दूरी अगर अधिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बात आप समझ जाइए, मुड़ जाता है कभी कभी चादर, है ना, क्रैक हो जाता है कभी कभी चादर, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। वही मुड़ जो जाता है उसी को क्या कहते हैं अपना लोग, बंकिंग कहते हैं। उसी बंकिंग से बचने के लिए कह रहा है रिवेटिंग के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। मुड़ जो जाता है ना, यहाँ रिवेटिंग किए फिर एक रिवेट यहाँ कर दिए, ये मुड़ जाता है ना, अधिक दूरी रहेगा तो मुड़ जाएगा, तो वही वाला चीज़ को क्या कहे, मुड़ने वाले चीज़ को बंकिंग। उससे बचने के लिए न्यूनतम दूरी के कितना दूरी होना चाहिए। ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 3D, समझ गए ना, ये डी तो जान ही रहे हैं, आपको बता रहे हैं, रिवेट का व्यास है ना, रिवेट का व्यास डी, जितना व्यास रहे मान लेते हैं 10 mm का रिवेट का व्यास है, डायमीटर है, गुना क्या कर दीजिएगा 3, तो कितना हो जाएगा 30 mm हुआ ना, तो 30 mm इस रिवेट से इस रिवेट तक का दूरी होना चाहिए, है ना, 3 गुना होना चाहिए, तो बंकिंग नहीं होगा। कुछ वो था, कोई दम है इस सब में, झूठ मूठ का परेशान रहते हैं आप लोग। अगला सवाल पे चलते हैं फिर। इसमें कह रहा है स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग के लिए, गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड, फिलर छड़ का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, वो सब बात छोड़िए, बात पे आइए, वो हम पढ़ाए हुआ आप देखिए ना प्ले लिस्ट में जा कर के, थ्योरी में, है ना, मेरा जो नोट्स है सब है वहाँ पर, किसी को चाहिए तो हमसे मांग लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे हम PDF, कोनो थोड़े पैसा मांग रहे हैं आप लोगों से। बात ये रहा भैया, एक बात पढ़े थे अपना लोग, वेल्डिंग जिस धातु पे अपना लोग करते हैं अगर, ठीक है, वेल्डिंग करते हैं, उसी धातु का क्या होता है फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। ये बात तो आप लोग को पढ़े होंगे बुक में, या नहीं तो फिर क्लास में आप लोग किए होंगे कॉलेज में। जिस मेटल पे अपना लोग वेल्डिंग कर रहे हैं प्रोसेस, उसी मटेरियल का अपना फिलर रॉड रहना चाहिए, है ना भाई, ये बात तो जान ही रहे हैं। तो वही बात है स्टेनलेस स्टील। अब इसमें देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील कहीं है कि नहीं, है ना। यहाँ देखिए कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील, और सब में देखिए मिश्र धातु है, एल्युमिनियम है, माइल्ड स्टील है ना, लेकिन कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील है ना, इसमें आपका है, ये है
स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार का फिलर रॉड का, तो भैया कोलंबिया से स्टेनलेस स्टील फिलर रॉड का प्रयोग करिएगा स्टेनलेस स्टील में, है ना। स्टेनलेस स्टील को आप वेल्डिंग करिएगा तो स्टेनलेस स्टील का ही ना मटेरियल वाला फिलर रॉड का प्रयोग करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नहीं हो जाएगा। कभी कभी दिमागों लगा दीजिएगा कहीं कहीं, कुछ हो नहीं है इस सब में। अगला सवाल पे चलिए, इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। ये देखिए, ये दोष आपको दिखा रहा है, यहाँ देखिए कॉर्नर पे एक्स्ट्रा मटेरियल है, जमा है ना। इसी का दोष आपसे पूछ रहा है, क्यों ऐसा हुआ है भैया। तो क्यों हुआ है ऐसा, इसके बारे में अपना लोग देख लीजिए। इसका मतलब इसमें जो वेल्डिंग किया होगा फिलर रॉड की सहायता से, तो ये पिघल करके इस वाला गड्ढा में सही ढंग से नहीं गया, इसीलिए यहाँ पे जमा हो गया भैया। इस वाला जो यहाँ गैप होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है क्या, फिलर रॉड जो है पिघल करके गहराई तक इस गड्ढा तक नहीं पहुँचा है, ये वाला गहराई तक नहीं पहुँचा है, इसके भी गहराई तक नहीं गया है, इसीलिए ऊपरे में रह गया है ना। यही ना बात है, यही ना दोष है इसका। पिघल करके सही ढंग से ये जो खाली जगह है, गड्ढा है, उसमें जाना चाहिए फिलर रॉड को, गया है नहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका अपूर्ण पेनिस्टेशन, है ना, अब इनकम्प्लीट पेनिस्टेशन, है ना। मतलब कि इस गड्ढा में पेनिस्टेशन मतलब वही हुआ, इस गड्ढा में अच्छे ढंग से गया नहीं, पूर्ण रूप से पिघला नहीं और ये गड्ढे में गया नहीं, इसका दोष है ना, अपूर्ण पेनिस्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या होता है, इसके आपको एक खोखला वाला अगर जॉब है, मान लेते हैं ये खोखला जॉब है, ठीक है। इस खोखला जॉब में कभी कभी क्या होता है, इसमें जो वेल्डिंग करता है ना, वेल्डिंग करने के बाद बाहर का जो वातावरण का जो गैस वगैरह है इसके अंदर में चला जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, बबल्स देने लगता है। वेल्डिंग तो किए यहाँ पे, तो यहाँ से बबल्स देने लगता है, ओवर हो जाता है, थोड़ा सा छिद्र टाइप का हो जाता है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो वेल्डिंग कमज़ोर हो जाता है। ऐसा हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे, बबल्स निकलने लगता है, कभी कभी छिद्र हो जाता है, सही ढंग से पिघल करके वहाँ तक नहीं जाया जाएगा, ये होल वाला टाइप का, खोखला टाइप का हो जाता है। तो वही वाला चीज़ को है ना, वही वाला प्रोसेस को पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये वो है क्या, पिघलने की कमी, फ्यूजन की कमी, मतलब पिघलने की कमी को क्या कहिएगा आप। अब कोई भी हमारा जहाँ पे धातु पे अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मटेरियल को सही ढंग से पिघलने का कमी पे आता हूँ, अरे ठीक है, पिघलने का कमी से ही तो स्पष्ट हो जाएगा। फिलर रॉड और बेस मेटल, ये बेस मेटल हुआ ना, अब फिलर रॉड तो यहाँ पे डालते हैं ना, ठीक है, जिससे अपना लोग ये करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, वो अच्छी तरीक़ा से पिघलता नहीं है, तो आपस में फिर कभी ये वाला भी हिस्सा पिघलता है और फिलर रॉड भी पिघलता है, दोनों पिघल करके तो गैप को भरता है ना वेल्डिंग करने से। तो वो सही ढंग से अगर पिघलता नहीं है, वही वाला जो प्रक्रिया है ना, वो पिघलने का कमी कहलाता है। अब कुछ वो है नहीं, फालतू है सब। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। अब सबसे पहले आप देख लीजिए मोल्टन पूल होता क्या है। ये धातु है जिसमें अपना लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो अब इसमें वेल्डिंग करके इस वाले गैप को भर दिए, ठीक है। अब ये वाला है अपना लोग जिसमें गैस वेल्डिंग वाला बात है ना। तो ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं नोजल, नोजल कहिएगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो मटेरियल पिघल करके जो जमा है ना, भरा हुआ जो ये मटेरियल, इसी को कहते हैं क्या, मोल्टन पूल। समझ में आ गया ना। यहाँ पिघला हुआ जो मटेरियल है, वही आपका क्या कहलाता है, मोल्टन पूल, ठीक है।
यही कह रहा है नोजल, नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो नोजल है आपका, ये कभी कभी छुआ जाएगा इसमें, तो अब क्या होगा। ठीक है, सवाल यही है। इस पे गैस वेल्डिंग के माध्यम से यहाँ जो नोजल होता है, जो आग निकलता है इससे, है ना, पिघलवाते हैं जो मटेरियल को, है ना, ये पिघला हुआ मटेरियल में अगर टच हो जाए ये नोजल, तो अब क्या होगा, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो अब क्या होगा जान रहे हैं, बैक फायर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बैक फायर। बैक फायर में क्या होता है, इसमें तेज आवाज़ होगा धुआं से, है ना, भूप से तेज आवाज़ होगा। आग जो उसमें लग रहा है ना, इसमें नोजल में, वो बुझ जाएगा, है ना। इसमें जो फायर है, इसमें जो आग लगा हुआ था नोजल में, वो बुझ जाता है। इसमें जब टच होगा, है ना, मोल्टन पूल में अगर टच होगा ये नोजल, तो एकाएक आवाज़ होगा बम से, और ये आग आपका बुझ जाएगा। ये तब होता है जब ये नोजल, है ना, और टिप अधिक गर्म हो जाए। नोजल का ये जो टिप है ना, वो अधिक अगर गर्म हो जाता है, तब ये वाला प्रक्रिया हो जाता है, बुझ जाता है। ब्रेक फायर उसी को कहते हैं। एक है फ्लैश बैक, है ना, इस वाले को भी देख लीजिए। फ्लैश बैक में क्या होता है, इसमें जो आग लगा हुआ है ना, इस नोजल के अंदर में चल जाता है, अंदर में आग लग जाता है, नोजल के अंदर में जलने लगता है, तो वही वाले चीज़ को कहते हैं फ्लैश बैक। ठीक है, अगला सवाल पे चलिए। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। आर्क वेल्डिंग कर रहा है, उसका जोड़ के बारे में उसका नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देख लीजिए, ये वाला फिगर से आर्क वेल्डिंग है, इस जोड़ का नाम पूछ रहा है। तो एक बार देख लीजिए, है जो कॉर्नर है ना यहाँ पे, और ये वाला जो प्लेट है, ये चढ़ा हुआ है अधिक, स्पष्ट आप देख रहे होंगे। हम मिटा देते हैं, कलम चल गया इस पर। ये देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो है हिस्सा, ये अधिक चढ़ा हुआ है ना, आधा से अधिक चढ़ा हुआ है, इस वाले प्लेट पे चढ़ा हुआ है ना। कभी कभी फिगर देख करके भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये चढ़ा नहीं होता, तो यहीं से अगर होता, यहीं से अगर टच होता, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये लास्ट वाला यहीं हो जाता, ये यहीं से चढ़ा हुआ नहीं होता, तो अब नाम इसका अलग होता। अभी आधा चढ़ा हुआ है ना, आप देख रहे हैं, ये आधा अभी चढ़ा हुआ है, तो इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसलिए इसको कहते हैं हाफ ओपन कर्नर ज्वाइंट। हाफ ओपन कर्नर ज्वाइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आधा खुला हुआ है, आधा चढ़ल है, तो हाफ ओपन हो गया, आधा खुलल आधा चढ़ल, कॉर्नर ज्वाइंट हो गया। अगर फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट होता, तो अब क्या होता, वो बात देख लीजिए। तब क्या होता भैया, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो आया है, यहीं तक रहता, यहीं तक, एंडिंग तक। ठीक है, तो ये फुल ओपन रहता है ना, फुल ओपन रहता है कॉर्नर ज्वाइंट, पूरा खुला हुआ रहता है। अभी तो आधा चढ़ल है इस पर, इसलिए इसको क्या कह देंगे, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। अरे कुछ वो नहीं है, सब बकवास है, देखो नहीं यार तुम लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर भाई, ये हमको लग रहा है टोटल वेल्डिंग है चैप्टर से अपना सवाल हो रहा था आज, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, याद रखिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है आपका एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। तो और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, पढ़े होंगे अगर थ्योरी, तो स्टेप डाउन जो है ना ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, आपको, हमको लग रहा है समझ में आया होगा। इसका काम यही न होता है, वोल्टेज को लो कर देता है और करंट को हाई कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को, है ना, लो कर देता है और करंट को हाई कर देता है। तो वही वाला चीज़ तो है, निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर, लो वोल्टेज और
हाई करेंट कर दिया। सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है जो क्या करता है, कन्वर्ट करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कन्वर्ट करके काम जो है उसका वोल्टेज को लो करना और करंट को हाई कर देना। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान पूछ रहा है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान अगर पूछ रहा है तो एक बात आपको सभी को पता होगा, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है ना केवल फेरस मेटल के लिए उपयोग किया जाता है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान केवल ये जो है आपका फेरस मेटल के लिए उपयोग किया जाता है, नॉन फेरस के लिए फिर उपयोग नहीं किया जाता है। अब अपने पास अब वहाँ पे अलग अलग थोड़े मशीन खरीदेंगे, नॉन फेरस के लिए अलग खरीदेंगे, फेरस के लिए अलग खरीदेंगे, तो अपना लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण होता क्या है अपना लोग। एक और बात है डीसी है ना, डीसी जो है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ये नॉन फेरस के लिए भी उपयोगी है और फेरस मटेरियल के भी उपयोगी है। समझ में आ गया। एसी वाला जो है आपको केवल फेरस मेटल के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है जो फेरस मेटल के भी कर सकते हैं और नॉन फेरस के लिए भी कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं। इसलिए उपयोग अपना लोग डीसी काहे नहीं करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पूछ रहा है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान, तो नुकसान वही न है हो केवल क्या, तो इसीलिए अपना लोग इसका देख लीजिए आंसर क्या होगा, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अलोह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉन फेरस के लिए तो उपयोग नहीं है, केवल जो एसी ट्रांसफार्मर जो है फेरस मटेरियल के उपयोग है, फेरस मटेरियल के लिए ही केवल उपयोग है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, नॉन फेरस के लिए है नहीं। तो भैया आप जो ऐसा खरीदेंगे दोनों हो, है ना, सीधी सी बात है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, धन्यवाद भाई लोग, लंबा हो जाता है थोड़ा सा, बकवास ढेर कर देते हैं क्या आप लोगों से। भैया पढ़ लीजिए, समय थोड़ा सा कम है, यही कहेंगे। देखते रहिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, एक चैनल है सुनील सर का, है ना, देख ले एक बार, क्या दिक्कत है। धन्यवाद भाई लोग।